हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल आपका साइंस का एग्जाम है और उसके लिए आप बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली होगी बच्चों। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। जैसा आपका मैथ्स का एग्जाम गया था ऐसा एग्जाम आपका बिल्कुल ना हो, और आगे आने वाला कोई भी एग्जाम आपका ऐसा ना हो। आप जो है एग्जाम बहुत अच्छा करके आए और आपके सभी एग्जाम, आने वाले एग्जाम आपके सभी बहुत अच्छे हो बच्चों। और आई विल प्रे टू गॉड कि आप जो है अपना बेस्ट उसमें दे करके आए बच्चों। और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ट्रिकी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन बैंक पर डाले हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए बच्चों। और अब मैं आपको करवा रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर लाइट के, क्योंकि बच्चों चैप्टर लाइट जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो काफी अच्छे क्वेश्चन इस बैंक में हैं, इस क्वेश्चन बैंक में है बच्चों, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इनको पूरा करके जाइएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन हैं पेज नंबर 80 पर, 89। ज्यादा ऊपर आ गए। थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों, उसके लिए माफी चाहूंगा। और हाँ, ये रहे चैप्टर, हाँ ये रहे लाइट के, चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगभग 18 क्वेश्चंस इसमें हैं बच्चों, और सभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज P एंड Q, पढ़ लीजिए बच्चों आप लोग। P एंड Q हैव फोकल लेंथ 0.50 मीटर एंड 0.40 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंबाइंड पावर ऑफ द टू लेंस। बच्चों फोकल लेंथ दे रखी है 0.5 और 0.4, ठीक है, मीटर में दे रखी है बच्चों। और हमें क्या बताना है कि कंबाइंड पावर निकालनी है इनकी। तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों। या तो पहले इन दोनों अलग अलग फोकल लेंथ्स को मैं अलग अलग पावर निकाल लूं दोनों से, फिर उन पावर को मैं कंबाइन कर दूं। एक तो ये तरीका है, या तरीका ये भी है कि कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेता हूं पहले मैं, और कंबाइंड फोकल लेंथ से कंबाइंड पावर निकाल लेते हैं। तो बच्चों मुझे तो लगता है मैं किसी भी तरीके से आपको करवा देता हूं। चलिए पहले मैं इस कंबाइंड, ये जो फोकल लेंथ दी हुई है इसको पावर में कन्वर्ट कर लेता हूं बच्चों। पावर का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, वो आपको पता है 1/f होता है। ठीक है, और ये पावर आपकी डायोप्टर में तब आएगी जब फोकल लेंथ आपके मीटर में होगी। ठीक है, और ये ऑलरेडी मीटर में है, तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है हमको। तो यहां से जो पावर आएगी बच्चों उसको कहते हैं P1, और वो हो जाएगी 1/f1। f1 कितना है 0.5। 0.5 का बच्चों जब डेसिमल हटेगा और तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, तो P1 आ जाएगा बच्चों कितना, 2 डायोप्टर। ठीक है, और यहां से P2 निकाल लेते हैं बच्चों। पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/0.4, और 0.4 का जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा 10, यानी 10/4 हो जाएगा। तो P2 हो जाएगा बच्चों हमारा 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5 डायोप्टर। तो पावर 1 आ गया है, पावर 2 आ गई है, और कंबाइंड पावर निकालनी है बच्चों, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। पावर जो है P = P1 + P2 हो जाएगा। और जब 2 में आप 2.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो आ जाएगा 4.5 डायोप्टर। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो ना, एवरेज सा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये सही बात है भाई। लाइट जब जो है एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, क्योंकि एयर हमारा सबसे रेयर मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम है, और बाकी सभी मीडियम उसके मुकाबले डेंसर ही होते हैं। और जब भी लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड जरूर कर जाएगी बच्चों। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अच्छा क्यों, क्योंकि मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले ज्यादा होगा। तो इनमें से क्यों बताना है, रीजन बताना है। तो बच्चों ऑप्शन सी जो है कि मीडियम, वो एम जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल बी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसका रीजन बताना था हमें। अब आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों। When a lens is placed at Q, a sharp image is formed. ठीक है, ऑन द स्क्रीन। ओके बच्चों, ये स्क्रीन है और वो ऑब्जेक्ट है, और
इमेज लेंस को कहाँ रखा गया, क्यू पर, ठीक है, ये लेंस है हमारा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। और लाइट रे बच्चों जब इस तरह से आई होगी तो इसकी जो फोकस है वहां से पास की होगी लाइट, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरी लाइट ऑप्टिक का सेंटर से गई होगी और यहाँ पर मीट कर गई होगी बच्चों, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ पर इमेज बनती है कैसी, यहाँ पर इमेज बनती है बच्चों रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश, छोटी इमेज बनती है, RID लिखा है मैंने, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश को, ठीक है। अच्छा, अगर लेंस को P पर मूव करवा दिया जाए, क्यों के उठा करके अगर बच्चों P पर ले आए उसको, तो क्या होगा, तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों। देखो इस केस में छोटी इमेज क्यों बनी होगी, इसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए बच्चों। रियल और डिमिनिश इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होता है, 2FN से बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड 2FN होता है, ठीक है, तब बनती है। अब लेंस को अगर यहां पर उठा लिया हमने, यहां पर ले आए, तो बच्चों हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से कम कर दी, अब ऑब्जेक्ट लेंस के पास है। और आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आती जाती है तो होता क्या है, इमेज का साइज बढ़ता जाता है, वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जो उसका साइज है वो मैग्नीफाइड होते जाता है। आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका 2F1, ये 2F2, ये ऑप्टिक का सेंटर, और ये F1, ये F1, ये F2, ये 2F1 और ये 2F2, ठीक है। डिमिनिश इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट 2FN से बियॉन्ड होती है, यहां पर बनती है, और यहां पर आते क्या हो जाती है, सेम साइज की हो जाती है, और यहां पर आते क्या होता है, डिमिनिश हो जाती है बच्चों। तो यही तो हो रहा है, पहले लेंस यहां था, अब लेंस उठ करके यहां पर आ गया, उसके पास आ गया है, तो बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट जो है पास में आ गई है। तो जब यहां पर ऑब्जेक्ट होती है तो कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लेकिन साइज उसका आपकी बार बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है साइज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, हमारा आंसर क्या है कि वो मैग्नीफाइड होनी चाहिए और इन्वर्टेड होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 3 में डिमिनिश दिया हुआ है, वो नहीं होगा। यहाँ मैग्नीफाइड है लेकिन यहाँ पर अपराइट भी दे दिया, अपराइट मतलब सीधी नहीं बच्चों, सीधी नहीं बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। आपको 6 के 6 रे डायग्राम्स याद होने चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के बच्चों। तो ये भी कोई ठीक ठाक क्वेश्चन बच्चों लेवल इसका, अगर बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये क्या कर दिया, क्यू से उठा करके ए पे रख दिया तो, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, द इमेज बिलो शोज अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सनरे concentrated to a point using a spherical mirror can burn a paper of science project, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कॉनकेव लेंस उसने लिया होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, सॉरी बच्चों, मिरर की बात है यहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर उसने लिया है। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, सन से आ रही पैरेलल लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फिक्स पॉइंट जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं उस पर उसे मीट करवाता है। और अगर हमने उस प्रिंसिपल फोकस पर एक पेपर रख दिया तो बच्चों सारी की सारी लाइट रेज की जो हीट होगी वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर जाएगी, जिससे पेपर आपका बर्न कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको अब इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। बच्चों मिरर से लेकर के पेपर की जो दूरी है इसको क्या नाम दिया गया है बच्चों, इसका नाम होता है फोकल लेंथ बच्चों। सन से आ रही पैरेलल लाइट रेज फोकस कर जाएगी कहां पर, एफ पर, प्रिंसिपल फोकस पर बच्चों। तो इस लेंथ का नाम होगा फोकल लेंथ, पर इसने क्या कहा है, डिस्टेंस बिटवीन, ना डिस्टेंस को तो फोकल लेंथ ही कहेंगे। कहां है फोकल लेंथ, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। फिफ्थ देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। पेपर पर कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड इमेज। मैं इसका आपको रे डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों और ये उसका जो है पॉलिश साइड जो है और इधर वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। और सनलाइट जब ऐसे पैरेलल आती है बच्चों तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया उसका, ये पोल हो गया और ये हो गया फोकस। तो लाइट रे जब इस तरह से पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर जाती है, फोकस पर मीट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, यहाँ पर इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, फिफ्थ का 1 हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ। आप जो है थोड़ा का स्पीड को, अगर आपको लगे कि बहुत फास्ट बोल रहे हैं सर, तो उसको जरा सा 0.75 में करके देखिएगा, ठीक है। इसमें 0.75x में करके देखिएगा।
ठीक है, द स्टूडेंट वांट्स टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना बच्चों, उसको बताना चाह रहा है। अभी अभी तो मैंने बताया, यही तो बनाया मैंने रे डायग्राम, बस मैंने उल्टा बनाया। मैंने मिरर को इस तरफ रखा, लाइट रेज को इधर से फॉलो करवाया, यही तो हो रहा था, फोकस पर मीट कर रही थी। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इफ द स्टूडेंट विशेज टू पॉइंट द मिरर टू अनदर ऑब्जेक्ट so that the obtained as to obtain a virtual enlarged image, where should be the position of the object with respect to mirror? अगर स्टूडेंट क्या चाहता है, वर्चुअल इनलार्ज इमेज चाहता है बच्चों, वर्चुअल और इनलार्ज इमेज चाहता है ऊपर वाले डायग्राम में, तो उसे कहां पर रखना पड़ेगा बच्चों? देखो, उसके लिए भी आपको कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पता होने चाहिए बच्चों। कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम होते हैं और 6 में से 5 में तो क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, और छठे वाले केस में, छठे वाला केस कौन सा, जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में होता है, यहां पर इस केस में केवल और केवल इन दिस केस ओनली एंड ओनली इन दिस केस द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इनलार्ज इमेज, वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और इनलार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, केवल इस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहां है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट अबव। अच्छा, जो ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट में यूज किया ना जो मिरर, कॉनकेव मिरर, उसमें से इसकी इनमें से कौन सी उसकी एप्लीकेशन नहीं है बच्चों? कार की हेडलाइट में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कार की हेडलाइट के बाहर तो शीशा होता है, कांच होता है, वो तो नॉर्मल सा ग्लास होता है, लेकिन जो अंदर का सरफेस रहता है बच्चों, जिस पर लाइट जो है, छोटा बल्ब, वो लगी हुई होती है। ठीक है, वो कॉनकेव शेप का रहता है। सोलर कुकर बिल्कुल कॉनकेव शेप का रहता है। रियर व्यू मिरर बच्चों, रियर व्यू मिरर जो रहता है ना शीशों का, कार का या किसी भी व्हीकल का, वो कॉन्वेक्स रहता है बच्चों, वो कॉन्वेक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, इसलिए पीछे का एक वाइडर एरिया वो कवर करता है। तो उसके लिए कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की ही जरूरत पड़ेगी। तो यही नहीं है बच्चे, यही आंसर है हमारा। ये कॉनकेव नहीं, इसको कॉन्वेक्स बनाएगा। बाकी शेविंग मिरर में बच्चों कॉनकेव मिरर यूज होता है। जब हम शेविंग मिरर में देखते हैं तो हमारा फेस जो है उस मिरर के प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है और हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन करके आती है। ठीक है, अच्छा, वैसे दिखने में वो शेविंग मिरर हमें प्लेन दिखता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े कॉनकेव स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा होता है बच्चों, वो हमें प्लेन लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द डायग्राम बिलो शोज द इमेज ऑफ अ कैंडल एज फॉर्म्ड थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अच्छा, ठीक है, हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट P on the candle flame can be drawn to the corresponding point on the image P dash। P dash कहाँ है? अच्छा, ये रहा P dash, ये रहा P dash, यहाँ पर इमेज बनेगी। P जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितनी लाइट रेज, क्या पूछा इसने, हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट P on the candle flame can be drawn to the corresponding point on the image P dash। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बात है, देखो मान लीजिए मैं बना रहा हूं एक ये मैंने तो लेंस बना दिया, मिरर बना रहा ना, तो मान लीजिए मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, ये मान लीजिए फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर से लाइट रेज आ रही है मान लीजिए। ठीक है, लाइट रेज आई बच्चों, इस तरह से फॉल की, और ये आपको पता है फोकस पर मीट कर जाती है। ठीक है, अब पूछा है कितनी लाइट रेज आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों मैं तो कितनी भी लाइट रेज बना सकता हूं, 2, 3 सब आकर के ही मिलेंगी। ठीक है, सब आकर के ही मिलेगी। हाँ, रे डायग्राम दिखाने के लिए 2 लाइट रेज तो कम से कम बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 2 लाइट रेज क्या होती है, मीट करती हैं बच्चों। जब उनकी मीटिंग होगी आपस में, जहां पर वो मीट करेंगे वहां पर इमेज बन जाएंगी। लेकिन पूछा कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो बच्चों मैं तो कितनी भी ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज कैन बी ड्रॉन। तो उसी तरह से इसमें भी है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, लाइट रेज आकर के इसमें टकराएंगी और वहां पर इमेज बनेगी। हालांकि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 का होना तो जरूरी है बच्चों, क्योंकि एक अकेली लाइट रे इससे मीट नहीं कर सकती। तो
तो मीटिंग करवाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज का होना तो जरूरी है, पर बना कितने सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं बच्चों। कितनी भी लाइट रेज बना सकते हैं, ऐसे जाएगी टकराएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज जा सकती है बच्चों बनाने के लिए। तो ठीक है, हम कितनी बनाते हैं इसमें? 2 ही बनाते हैं, एक ऊपर बनाते हैं, एक नीचे बनाते हैं, लेकिन बनाने को मैंने ऊपर 4 ही बना दी, नीचे 2 बना दी, और भी बना सकता हूं मैं, जाके सबने मीट करना है वहीं पर। ठीक है, कितनी बना सकते हैं, तो बनाने को कितनी बना सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज कैन बी ड्रॉन। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मिनिमम कितनी चाहिए होती है, तो मिनिमम 2 चाहिए होती है, और मैक्सिमम इनफाइनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज कैन बी ड्रॉन बच्चों। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। एन आई बॉल सॉरी द आई बॉल ऑफ अ पर्सन हैज बिकम स्लाइटली लार्जर। अच्छा, थोड़ी सी बड़ी हो गई है बच्चों। अगर आई बॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो क्या होगा? जो लाइट रेज आ रही होंगी वो पहले ही मीट कर जाएंगी। यहाँ पर रेटिना पीछे है, लेकिन रेटिना से पहले ही मीट कर जाएंगी। इस प्रॉब्लम का नाम है मायोपिया। ठीक है, इसी ऐसे केस में जो इंसान होता है वो दूर की इमेज नहीं देख, दूर की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। ठीक है, विच काइंड ऑफ लेंस शुड द पर्सन वियर? कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेगा बच्चों? अगर उसे मायोपिया हो गया है तो वो यूज करेगा बच्चों कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर कैसी होती है? नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, नेगेटिव पावर होती है उसकी। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल उसे करना चाहिए क्योंकि उसे हो गया है मायोपिया। ठीक है, तो इतना ही बताना था। हाँ, विच डिफेक्ट, बस तो हो गया। 11 देखो बच्चों, द इमेज फाउंड बाय एन ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस सफर फ्रॉम अ डिफेक्ट कॉल्ड क्रोमेटिक डिफेक्ट। अच्छा बच्चों, क्रोमेटिक डिफेक्ट क्या होता है ना, जब लाइट रेज जो है पड़ती है बच्चों, किसी लेंस पर पड़ती है, तो होता क्या है बच्चों? व्हाइट लाइट ना बच्चों 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, और 7 जो कलर होते हैं ना उसके, उन सभी की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। और वेवलेंथ अलग अलग होने से बच्चों होता क्या है, उनकी स्पीड में भी अलग अलग हो जाती है, जिससे कि उनकी बेंडिंग अलग अलग अमाउंट में होती है, तो वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कलर दिखाई देता है। यानी जैसे डिस्पर्जन होता है बच्चों, ठीक उसी तरह से जैसे डिस्पर्जन होता है, 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्रोमेटिक डिफेक्ट बोला गया बच्चों। विच लीड्स टू फॉल्स कलर एजेस ऑफ द इमेज। हाँ देखो, फॉल्स कलर एजेस दिखे हैं उसकी इमेज के। दिस हैपेंस बिकॉज अ लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर बैंड डिफरेंट, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग अमाउंट में बैंड कर रही है एज दे एंटर एंड दे लीव द लेंस। जब वो एंटर करती है और जब लेंस को निकल छोड़ती है, लेंस से जब बाहर निकलती है। चलो, इफ द पैरेलल व्हाइट लाइट बीम पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई पैरेलल लाइट रे पास करे कॉन्वेक्स लेंस से, द लाइट ऑफ विच कलर विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस। तो सबसे पास में कौन सी जाएगी बच्चों? और उनका हमारा जो आंसर होना चाहिए वो वायलेट से रेड कलर के बीच का जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के अंडर में होना चाहिए बच्चों। सीधी सी बात है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये एक लाइट गई बच्चों। ठीक है, मान लीजिए कौन सी लाइट गई? रेड कलर की लाइट गई। अब रेड कलर की लाइट क्या होगा बच्चों? भाई बैंड तो करेगी, नॉर्मल की तरह बैंड करेगी, क्योंकि लाइट रे जो है, अच्छा नॉर्मल की तरह बैंड नहीं करेगी, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट रे कन्वर्ज करेगी, और ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ। आपको पता है जब कॉन्वेक्स से जाती है तो कन्वर्ज कर देता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कि नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से, वो नहीं पढ़ रहे अभी हम। उसको पढ़ने के लिए फिर काफी डीप जाना पड़ेगा हमें बस इतना पता है कि लाइट रे जब जाती है पैरेलल तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज करवा देता है, नीचे की तरफ बेंड करवा देता है, तो बच्चों नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कौन सी थी? ये रेड कलर की लाइट थी, तो ये ऐसे चलेगी। ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर दूसरी कलर की लाइट जाएगी बच्चों, ठीक है, अच्छा ये रेड कलर की थी ना, तो मुझे इसको रेड बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं अब बना देता हूँ रेड, अब बना देता हूँ रेड। ठीक है, तो रेड ऐसे चली जाएगी, ये रेड वाली चलेगी बच्चों। ठीक है, अच्छा अब रेड के बाद मान लीजिए कोई दूसरी जाएगी, ऑरेंज जाएगी, मान लीजिए ऑरेंज वाली। ठीक है, तो ऑरेंज वाली अगर इसके ऊपर जाती, ऑरेंज वाली इसके ऊपर जाती, तो क्या होता बच्चों? वो थोड़ी सी ज्यादा बेंड करेगी, क्योंकि आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, इसलिए वो सबसे कम बेंड करती है, उसकी स्पीड में सबसे कम बदलाव आता है, तो वो सबसे कम बेंड करती है। अगर ऑरेंज गई होती ना बच्चों, तो ऑरेंज थोड़ी सी अंदर को और बेंड कर जाती। ठीक है, ऑरेंज के बाद कौन सा आता है? आपको स्पेक्ट्रम याद है ना? स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। तो पहले रेड कर दी, ऑरेंज कर दी, अब बात करते हैं येलो की। येलो कलर की लाइट जब इस पर जाएगी ऐसे, तो वो थोड़ा सा और बेंड कर जाएगी नीचे को।
ठीक है। ऐसे करते करते सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी, वो होगी बच्चों वॉयलेट कलर की लाइट रे में। जब वॉयलेट जाएगी ना तो वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव उसी की स्पीड में आएगा बच्चों, रीजन कि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है बच्चों। तो पूछा है कि कौन सी लाइट रे जो है कन्वर्ज करेगी क्लोजेस्ट टू द लेंस, लेंस के पास। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, जो वॉयलेट कलर की लाइट है वो लेंस के पास ज्यादा आ रही है। तो बच्चों वॉयलेट हमारा आंसर हो जाएगा कि वॉयलेट कलर की लाइट में सबसे ज्यादा बेंडिंग। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे कि वॉयलेट कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बेंडिंग उसमें ज्यादा होती है, उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे क्लोज वही जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 पढ़िए। 12 है कि स्मृति इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन कॉन्वेक्स मिरर in a science museum standing 2 meters away from the mirror. Her image appears to be around half her actual height. Estimate the focal length of the mirror. अच्छा, इसको आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ स्पेस कम है, और स्पेस कम है तो मुझे इसको ले जाना पड़ेगा जरा, आपको बड़ी स्लाइड पर ले जाना पड़ेगा। तो इसे जरा एक बार कॉपी कर लेते हैं बच्चों, और कॉपी 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 करके उसे हम इस स्लाइड में इंसर्ट करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको देखो। अच्छा, स्मृति ने अपने कॉन्वेक्स मिरर में उसको देखा, और जो कि इससे 2 मीटर दूर खड़ी थी। ठीक है, तो 2 मीटर दूर खड़ी थी तो बच्चों u की वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर, है ना। u हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, वो भी तब जब एग्जाम का एक दिन बाकी है। फ्रॉम द मिरर हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ द एक्चुअल हाइट। उसकी जो इमेज है बच्चों HI, वो HO से आधी बनी है। ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसकी आधी बनी है, तो HI इज इक्वल टू HO/2। आई होप रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एस्टिमेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है बच्चों। तो बच्चों फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले मेरे पास फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा, 1/b प्लस या माइनस, क्या है ये मिरर है, मिरर है तो प्लस में आएगा मिरर फॉर्मूला। तो 1/f, तो 1/v भी होना चाहिए और 1/u भी होना चाहिए। u तो रहा मेरे पास -2 का, लेकिन v तो नहीं है ना बच्चों, तो पहले v निकालना पड़ेगा। अब v कैसे निकालेंगे, तो वो देखो बच्चों, तो v निकालने के लिए अब आप इसकी हेल्प लेंगे बच्चों। देखो HI, अगर मैं HO को नीचे ले आऊं बच्चों तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। और आपको पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है उसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 2। अब प्लस की होगी या माइनस की वो देखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस नेचर बताता है बच्चों। तो ये देखिए वो मिरर के सामने खड़ी है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा से ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है माइनस का होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर यहीं पर कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर होता तो मुझे इसे माइनस का भी करना पड़ सकता था। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, अब बच्चों u दे रखा है, m दे रखा है बच्चों। m का एक फार्मूला और भी तो होता है मिरर के केस में, -v/u। आई होप आपको याद होगा। m की वैल्यू रखी है 2 और -v को निकालना है हमें, u की वैल्यू है -2, तो माइनस से माइनस मर जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर और 2i। बच्चे गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ 2 नहीं आएगा ना, जब HO नीचे आएगा तो ये 2 थोड़ी बचा, ये तो 1/2 बचा, ये 1/2 बचा। देखिए देखिए जरा ध्यान से, इसलिए m की वैल्यू प्लस का 1/2 आएगी। ठीक है, और 1/2 आएगी तो यहाँ पर मुझे 1/2 रखना पड़ेगा, और यहाँ से m की वैल्यू -v/, ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू होगी यहाँ से 1 बच्चों। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये गड़बड़ मत करना आप लोग, मैंने क्वेश्चन पहले से कर रखा था कॉपी में यहाँ से आने से पहले। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि वो 2 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो 1 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो 1/f इज इक्वल टू बच्चों 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/2, और फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 2 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो यहां नहीं है, अगला क्वेश्चन हमारी स्लाइड में था।
कहाँ चला गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक हमें करना है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ये ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन, बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये तो, और बच्चों को मुश्किल भी लग रहा है। इन ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 millimeter. The light entering the eye gets refracted at the cornea and then at the lens. Ciliary muscles in the eye can control the focal length of the eye lens by changing its shape. ठीक है, ये सब हमें पता है जानकारी, केस जैसे है ये। अच्छा, Diana is looking at the moon. What is the focal length of the combination of the cornea and the lens? बच्चे बार बार कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया एंड द लेंस बच्चों, और आपकी बुक में आपने अक्सर लेंस का ही पढ़ा है, कॉर्निया का नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बच्चों, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है भाई। रिफ्रैक्शन ना दोनों चीजें करवाती हैं, कॉर्निया भी करवाता है और लेंस भी करवाता है ना। तो ये सही कह रहा है इसने, बल्कि एक्यूरेट कहा है। हमारे बुक में तो लेंस का कह रखा है, इसने तो दोनों का कहा है बच्चों। तो इससे कंफ्यूज मत होना, आपको सिंपली निकालना है बस, ठीक है। ये मत सोचना कि इसने कॉर्निया का ही पूछ रहा है, लेंस का ही पूछ रहा है तो क्या होगा भाई। जब हमारी आंखों में दोनों रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो दोनों का साथ ही निकलता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो इस टाइम पर डियाना की जो है फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? तो बच्चों देखो, ये है उसकी आई बॉल, ये है उसकी आई बॉल, ये है उसका लेंस बच्चों, यहाँ पर रेटिना है। और मून तो बच्चों बहुत दूर की ऑब्जेक्ट होगी ना, दूर मतलब इन्फिनिटी पर रखा गया ऑब्जेक्ट, दूर से कहीं से लाइट रेज आ रही हैं। क्या कहा? दूर से कहीं से लाइट रेज आ रही हैं, और बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मीट कर रही है यहाँ पर। आपको पता है जब इन्फिनाइट से लाइट रेज आती हैं तो वो कहाँ पर मीट करती हैं? प्रिंसिपल फोकस पर मीट करती है, यानी कि उसका प्रिंसिपल फोकस है। और लेंस से इस दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं। और ये दूरी कितनी दी हुई है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये दे रखी है 17 mm, 17 mm की, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 17 mm की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे निकालना है। या बच्चों इसको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बता देता हूं आपको। स्पेस कहाँ है? स्पेस कहाँ है? आई होप आपको यहाँ का स्पेस ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो नीचे जो स्पेस है बच्चों यहाँ पे बता देता हूं। मून जो है बहुत दूर है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी बच्चों, ओके। और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इमेज रेटिना पर बन रही है, तो बच्चों वी की वैल्यू उतनी हो जाएगी 17 mm। और माइनस का लेंगे बच्चों ये, क्योंकि यू और वी इन केसेस में जब भी आपको मायोपिया और हाइपर मतलब ह्यूमन आई के से रिलेटेड अगर आपको कभी भी यू और वी में कंफ्यूजन है, दोनों माइनस के लेने होते हैं, ठीक है। और यहां से बच्चों आप एफ निकाल दीजिए, एफ आपको निकालना है बच्चों। और हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंस का केस है ना ये, तो माइनस का 1/u हो जाएगा। 1/v का मतलब 1/17, ठीक है। v का मतलब 17 बच्चों, और माइनस का 1/u, u कितना है? इन्फिनिटी। माइनस का उससे क्या फर्क पड़ता है? 1/∞ तो जीरो ही हो जाना है, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/17 माइनस 0, और f की वैल्यू यहां से हो जाएगी बच्चों 77 mm, सॉरी 77 नहीं 17 mm। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि माइनस का ना, v को माइनस का होना चाहिए था। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन फोकल लेंथ को क्या माना जाएगा? आपने अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा, भले ही आपका आंसर माइनस का 17 आ रहा है, लेकिन अगर कोई पूछेगा फोकल लेंथ कितनी है तो आप 17 ही कहेंगे बच्चों, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है? लेंथ एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, आप उसे माइनस में नहीं कहेंगे। भले ही आपका आंसर माइनस में आया हो, लेकिन लास्ट में आपको फोकल लेंथ पूछोगे तो ये नहीं बोलोगे -17, आप उसको 17 ही बोलेंगे। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, सेकंड, डियाना इज रीडिंग अ बुक केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर रखी है। तो u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये हो जाएगी u की वैल्यू, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगी u की वैल्यू। u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आईज। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस? फिर से देखो, फिर से वो फोकल लेंथ किसके निकालने को कह रहा है? कॉर्निया और लेंस दोनों के कॉम्बिनेशन की कह रहा है। उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। एट दिस टाइम, इस समय फोकल लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज द फोकल लेंथ? f कितना होगा बच्चों? ठीक है, u हो गया -20, और v बच्चों देखो अभी भी भले ही उसने कितनी डिस्टेंस पर रख दी है किताब? 20 सेंटीमीटर पर बच्चों
अभी भी जो है वो उसको पढ़ तो रहा ही है, बुक को तो पढ़ रहा है, डीएनआई इज रीडिंग अ बुक, बुक को रीड कर रही है, यानी इमेज अभी भी उसकी कहाँ बन रही है, रेटिना पर ही बन रही है बच्चों, ठीक है, पढ़ पा रही है। भले ही बच्चों हमें पता है कि नॉर्मल आई जो है उसको 20 सेंटीमीटर पर देखने से आंखों पे जोर पड़ता है, उसको स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, उससे अगर पास में लाएंगे तो बिना आंखों में पेन हुए, सिरदर्द हुए हम जो है उसको नहीं देख सकते, पर फिर भी शी इज रीडिंग द बुक बच्चों, रीडिंग द बुक मतलब तब भी वी की वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही बच्चों जितनी उसकी रेटिना और लेंस के बीच में दूरी है, कितनी थी 17 माइनस का 17 mm, ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ हो रहा है बच्चों इसमें, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, ये बात ध्यान रखना, ये मैंने भी गड़बड़ कर दी थी शुरू में, गलत आंसर निकाल दिया था, ध्यान नहीं दिया कि वो सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में है, ठीक है। 20 cm और 17 mm दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा और एफ निकालना है बच्चों, तो बच्चों 17 मिलीमीटर को मैं जो है -17/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 10 करके, ठीक है। ये कन्वर्जन तो बच्चों प्राइमरी क्लास में सिखाया जाता है, आपको आना चाहिए। तो फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है माइनस का 17/10, 10 भाग जाएगा ऊपर, माइनस 1/u, u की वैल्यू है -20, तो प्लस कर देगा इसको, 20 आ जाएगा, एलसीएम विल बी 17, 20 का एलसीएम 340 और 17 20 जा 20 इंटू 10 200, अच्छा माइनस का वो भी प्लस में 20 कितने जा 17 जा और 17 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -183/340, ठीक है। ये तो 1/f है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 340 कर देंगे, 340 डिवाइड बाय 183, उल्टा करना पड़ेगा ना मैं, तो ये आ रहा है f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.85 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइनस का 18.5 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और फोकल लेंथ में पूछेगा तो फिर माइनस का साइन आपको पीछे से नहीं लगाना है, केवल आप कितना कहेंगे 18.5 मिलीमीटर, फोकल लेंथ विल बी इतना, ठीक है, क्योंकि लेंथ बतानी है ना हमें, तो लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, भले ही हमारा आंसर नेगेटिव आया, ठीक है। तो सी पार्ट भी हो गया बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन की तरफ। कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम गिवन बिलो, अच्छा ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रेज फ्रॉम द पेंसिल टू इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ओके ये एक डायग्राम दिया हुआ है लेकिन ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है बच्चों, देखो पेंसिल इस बार ना ऐसे लिटा दी इन्होंने, ऐसे खड़ी करने की बजाय पेंसिल लिटा दी है। ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट लाइट रेज, और भी इसकी लाइट रेज जो आ रही है बच्चों पूरी बनानी है, रिक्वायर्ड इंसिडेंट लाइट रेज ड्रॉ करनी है बच्चों ज्यादा, ठीक है, पेंसिल से, ताकि हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज कर पाए किसकी, पेंसिल की, बाय दिस कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा इसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है बच्चों, ये बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना ठीक है। तो पहले मैं रे डायग्राम, अच्छा रे डायग्राम पूरा कैसे बनेगा, चलो मैं पहले रे डायग्राम बना देता हूँ, है ना, पहले रे डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। ये है पेंसिल की टिप वाली साइड और ये है पेंसिल की इरेजर वाली साइड, पीछे देख रहे हो इरेजर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये टिप हो जाएगी, ये इरेजर वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो बनी है बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है, ठीक है बच्चों, और एक जो जाएगी बच्चों ये टिप से जो पैरेलल जाती है, और इसका फोकस कहाँ है बच्चों, ये अगर 5 है और फोकस दे रखा उसने 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर का पॉइंट हम यहाँ कहीं पर मान लेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे है ये, 3 सेंटीमीटर एफ है ये, एफ, ठीक है। यहाँ से जाएगी लाइट रे ऐसे, तो यहाँ पर मीट कर जाएगी, एक तो यहाँ पर मीट कर गई, ठीक है। दूसरा तो ये वाला एंड गया, एक अब ये वाले एंड से तो जाएगी बच्चों, अब ये वाले एंड से जो जाएगी वो तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, लेकिन इस वाले एंड से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, भाई ऑप्टिकल सेंटर से क्यों ले जानी है, क्योंकि मैं दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट को मान करके भी और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को मान करके अपना रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और उसी लॉज के अकॉर्डिंग जो लॉज हमने क्लास 10 में पढ़े हैं। तो पहला तो यही होता है ना कि जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास कर जाती है, और दूसरा क्या होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, एक तो चली गई ऑप्टिकल सेंटर से लेकिन तो टिप से गई है, इरेजर की वाली साइड से तो ले जानी है, यहाँ से भी तो ले जानी है, और यहाँ से जब जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो यहाँ पर मीट कर जाएगी बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बतानी बच्चों, यहाँ पर पेंसिल बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी लाल रंग की पेंसिल, ठीक है, यहाँ पर ये होगी आपकी पेंसिल, यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी, ठीक है।
अगला देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। जो पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड एंड कौन सा है, पेंसिल का, पेंसिल की इमेज का, पेंसिल की इमेज का पॉइंटेड एंड ये है, इसकी दूरी बतानी है हमें कहां से, फ्रॉम द लेंस, लेंस से उसकी दूरी बतानी है, इस पॉइंट की दूरी बतानी है हमें लेंस से, ये दूरी बतानी है बच्चों, यानी हमें v निकालना है। और v भी कौन सा, u क्या मानना पड़ेगा, u इस वाले पॉइंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट है बच्चों पेंसिल का, निब है उसकी, और हमें निब की ही बतानी है दूरी लेंस से, उसकी इमेज की, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट को ये मानना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट होगी बच्चों कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हो जाएगी -5 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ बच्चों 3 सेंटीमीटर दे ही रखा है और हमें v निकाल देना है। चलो बच्चों निकालते हैं, ठीक है, v निकाल देते हैं, ठीक है। और 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f कितना है, f दे रखा है 3 सेंटीमीटर, प्लस का है माइनस का, कॉन्वेक्स लेंस है हमेशा प्लस का ही होता है। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/v, v तो निकालना है सर, 1/u, u कितना है, u है -5, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ से v निकाल देते हैं, v कितना आ जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों, लेकिन जब वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 यहाँ 3 यहाँ, 2/15, 2/15 यानी कि 15/2 आ जाएगा v, 15/2 बोले तो 7.5, वो भी प्लस का 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो है ना, ये दूरी ये 7.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, पेन की निब की इमेज की दूरी कहां से, कॉन्वेक्स लेंस से। अगला देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। जो ये पेंसिल है ना बच्चों, इसकी लंबाई कितनी होगी। अच्छा, तो बच्चों लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने एक पॉइंट की दूरी तो यहां से निकाल रखी है, यहां से हम इस पॉइंट की दूरी भी निकाल देते हैं, यहां से इस पॉइंट की दूरी भी निकाल देते हैं यहां से, और इस पॉइंट की दूरी को इससे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। हमने इस पॉइंट की दूरी निकाल ली है इस यहां से लेंस से, ठीक है, इस पॉइंट की दूरी भी निकाल देते हैं लेंस से, और दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। हालांकि बच्चों पेंसिल टेढ़ी है, उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, और अगर आप देखेंगे भी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के, ये जो पीडीएफ जिसको मैं करवा रहा हूं, तो इसमें इसके आंसर में भी उन्होंने एरर दिया हुआ है कि विद एन एरर जो है इतना आंसर आना चाहिए। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये दूरी तो निकाल दी 7.5, ये दूरी भी निकाल दो बच्चों। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, ये इमेज किस चीज की बनी है, ये पेंसिल का इरेजर वाली साइड है। कहाँ इरेजर वाली साइड, ये। तो बच्चों तुम एक काम करो, अब तुम एक काम करो, इसको तो मान लो u, क्यों, क्योंकि इरेजर की दूरी लेंस से कितनी है ना, ऑब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तुम, क्योंकि अब तुम्हें इस पॉइंट की दूरी निकालनी है इमेज की, तो इसको मान लीजिए u। ये कितना है, ये है बच्चों आपका, ये है u कितना बच्चों, 5 इतना था, 4 इतना, 9 हो गया ये, तो u की वैल्यू होगी -9 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ तो वही रहेगी बच्चों 3, तो अब निकाल दो बच्चों u निकाल दो। तो फिर से मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, 1/f इक्वल्स टू, वैल्यू रखूंगा सीधी, 1/f, f कितना है 3, 1/v कितना है, v निकालना है सर, माइनस का 1/u कितना है, u है 9 ही है ना, 5 और 4 9, हाँ ठीक है 9, तो ये हो जाएगी बच्चों माइनस का 9, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में करेंगे। 1/v इक्वल्स टू 1/3 प्लस हो जाएगा, वहां जाएगा माइनस का, ठीक है। और एलसीएम आ जाएगा बच्चों 9, 3 3 जा 9, 1 जा 1/v इतना, और v की वैल्यू आ गई बच्चों 9/2, 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी जो है ये है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये कितना था 7.5, ये कितना है 4.5। इमेज की लेंथ निकालने के लिए या एचआई निकाल लो, एचआई निकालने के लिए मैं 7.5 सेंटीमीटर में से माइनस कर दूंगा किसको, 4.5 को, यानी कि अबाउट 3 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर इसमें आएगा बच्चों लेंथ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 क्या कह रहा है, मंजू हैज 2 कॉन्वेक्स लेंसेज P एंड Q मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मेटल के बने हैं। सेम मेटल का मतलब है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन द पेज, देखो ऐसी तो होती है ट्रिकी क्वेश्चन, शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग, ये प्रिंटेड टेक्स्ट बच्चों, ये वर्ड जो है ना ये आपका ध्यान भटकाते हैं मेन चीजों से, आपको यही काम नहीं करना है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन में। शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द पेज यूजिंग अ लेंस पी को यूज करके वो कोई चीज पढ़ रही है, और वो नोटिस करती है कि जब वो स्लोली लेंस को दूर करती है, ठीक है, शी टेक्स द लेंस फ्रॉम द पेज से लेंस को दूर करती है, द टेक्स्ट टर्न्स अपसाइड डाउन। तो जो टेक्स्ट होते हैं, जो लेटर होते हैं बच्चों, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होंगे बच्चों। आपको यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम पता होने चाहिए। ठीक है, शुरुआत के 5 रे डायग्राम्स में क्या होता है, इमेज रियल रहती है, इन्वर्टेड रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चों छठा रे डायग्राम बनता है, और छठा कौन से वाला, जब ऑब्जेक्ट बच्चों लेंस के एफ और ओ के बीच में आ जाता है, तब ठीक है, तब क्या होता है, इमेज का जो वो होता है, पहले इन्वर्ट बन रही होती है इमेज, फिर अचानक से इमेज सीधी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी तो वही हो रहा है बच्चों, अचानक से वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, उसके लेटर उलट जाते हैं। ठीक है, कहां थे हम, द टेक्स्ट टर्न्स अपसाइड डाउन। हाँ, व्हेन द लेंस क्रॉसेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जब लेंस ने 10 सेंटीमीटर की दूरी तय कर, मतलब क्रॉस कर ली। तो बच्चों देखो जरा, आप बताओ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहती है तो इमेज कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। RI मतलब रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट यहां जाती है, बियॉन्ड 2f1 आती है, तब भी रियल इन्वर्टेड रहती है। 2f1 पर आ जाती है, तब भी रियल इन्वर्टेड रहती है। बिटवीन 2f1 और f1 आती है, तब भी रियल इन्वर्ट रहती है। जब f पर आती है, तब भी रियल इन्वर्ट रहती है। लेकिन जैसे ही f1 से अंदर को आती है, F और O के बीच में अचानक से वो रियल इन्वर्टेड से बदल करके VI हो जाती है। VI मतलब वर्चुअल इरेक्ट हो जाती है। तो जब उसने किस डिस्टेंस को तय किया बच्चों, जब उसने फोकल लेंथ की दूरी को तय किया ना, फोकल लेंथ तक, यहां तक आने तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड। मुझे अचानक से आवाज आई, ये भी काम कर रहा है, मुझे लगा कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड रहता है, लेकिन जैसे ही F से इधर को आता है वो वर्चुअल इरेक्ट हो जाती है। तो मतलब कितनी दूरी को क्रॉस करने को हुआ, ये दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी, और ये क्या है, फोकल लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, ठीक है बच्चों, तो ये दूरी है फोकल लेंथ की 10 सेंटीमीटर की। इस दूरी को तय करते ही जो है वो अपसाइड डाउन हो गए पेज, ना उल्टा हो गया, क्योंकि यहां तक रियल इन्वर्ट बनती है, यहां पर आती है वर्चुअल, ओहो इरेक्ट बच्चों, इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट, ई आना था यहां पर। ठीक है, चलो, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंस P डज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। ये 10 सेंटीमीटर क्या सिग्निफाई करता है बच्चों, ये फोकल लेंथ को सिग्निफाई करता है बच्चों, इट सिग्निफाइज द फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, इफ मंजू डज द सेम विद लेंस Q, उसने अगर सेम चीजें Q से करी होती, Q लेंस का इस्तेमाल करके की होती, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन, तो तब कितनी दूरी पर बच्चों चीजें जो हैं वो उल्टी हो जाती है। तो बच्चों इसमें हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, उन्होंने ऑप्शन दिए इसलिए, लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो फोकल लेंथ पर आते ही ऐसा हो रहा है, तो अब ये देख लीजिए इसकी फोकल लेंथ इससे ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है बच्चों, लेंस थिक है, मोटा लेंस है, मोटा लेंस, उसका कर्वेचर ज्यादा है, घुमावपन ज्यादा है। जब उसका कर्वेचर ज्यादा है बच्चों, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसका कर्वेचर बढ़ा, जिस लेंस का घुमावपन बढ़ा, उसमें क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बच्चे पूछते हैं क्यों, बच्चों साफ साफ देखो, जो लेंस जो छोटा होगा, इतना बताने का टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, जिसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा उसका कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका कर्वेचर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर छोटी होगी, 8 होगी, 7 होगी, 9 होगी, ऐसी होगी। तो बच्चों वो काम जो है लेटर का इन्वर्जन होना, उल्टा होना, वो 10 सेंटीमीटर से कम पर ही हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने का रीजन, लेंस थिक हो गया है, मोटा हो गया है। ठीक है, कर्वेचर बढ़ गया है, ग्रेटर द कर्वेचर लेसर विल बी फोकल लेंथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर इतना -5.0 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ द विजन, व्हाट इज द पॉसिबल विजन डिफेक्ट। बच्चों पावर उसको नेगेटिव में चाहिए, तो उसको कॉनकेव मिरर चाहिए होगा। कॉनकेव मिरर कब लगता है, जब मायोपिया होता है, तो मायोपिया है उसको। ठीक है,
अच्छा, व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ निकालनी बच्चों, ये तो निकाल ही सकते हो आप, सीधे सीधे निकालना, मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द लेंस मेड ऑफ अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। उसको इमर्स कर दिया एक लिक्विड में, और उस लिक्विड का, ये लिक्विड है बच्चों यहाँ पर, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो बच्चों लाइट रे जब ऐसे गई बच्चों, तो क्या होगा? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो सर कॉन्वेक्स लेंस तो लाइट रेज को क्या करता है? अब ये वैसे कन्वर्ज करवा देता है, लेकिन ये ऑलरेडी इस तरह से आ रही है, तो क्या कर देगा? उनको पैरेलल करवा देगा, ऐसे लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी मर्जी से एक बात कह दी, क्या? कि जिस लिक्विड में उसको रखा गया है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और वो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का भी है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस कब बनती? जब वो बाहर एयर होता, जब एयर होता तब बनती है वो। अब बाहर एक ऐसा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर है। तो बच्चों जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो लाइट जब लेंस में जाए चाहे पानी में जाए, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं लेंस में चल रही हूँ या पानी में चल रही हूँ, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। तो उसकी स्पीड एक समान होकर चलेगी। जब स्पीड में बदलाव नहीं आएगा तो बच्चों लाइट में बेंडिंग नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, और लाइट रे सीधी की सीधी चली जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव नहीं आया है, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द इमेज बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है। और XYZ नाम है उनके, अलग अलग मेटेरियल के बने हैं बच्चों, ठीक है। अलग अलग मेटेरियल के बने हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबका अलग अलग होगा। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर, तीनों को एयर में प्लेस किया गया है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट इन ईच केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। अच्छा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, दिया भी है उन्होंने नीचे कि एंगल आई सबसे बड़ा है, हाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा था, एंगल I2 उससे छोटा है, और एंगल I1 सबसे छोटा है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, उससे छोटा ये वाला, सबसे छोटा वो वाला है, ठीक है। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है बच्चों, यानी कि ये वाला एंगल बच्चों सब में सेम है, R और R। हमें बताना है कंपेयर द स्पीड ऑफ द लाइट इन दीज 3 ब्लॉक्स एंड जस्टिफाई द आंसर, कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें सबसे कम है। तो पहले तो मैं V लिख लेता हूं बच्चों, ठीक है। V लिख लेता हूं मैं तीनों में, ठीक है। और X लिख लेता हूँ, Y लिख लेता हूँ, Z लिख लेता हूँ। मुझे कंपेयर करना ना, तो मैं ग्रेटर देन या लेसर देन जो भी साइन सुटेबल होगा उसको लगा दूंगा, ठीक है बच्चों। आप ये देखिए कि लाइट की स्पीड में बदलाव क्यों आता है। भाई लाइट तो तीनों एयर से आ रही है, एयर से आ रही है, एयर के अंदर तो लाइट की स्पीड सेम ही रही होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, लाइट रे जब किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो होता क्या है, दूसरे मीडियम में जाने पर बच्चों उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है जिस मीडियम में हो गई। अब जब किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में आ जाता है चेंज। स्पीड में चेंज आने की वजह से हो जाती है लाइट में बेंडिंग, और बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। जिसकी स्पीड में सबसे ज्यादा चेंज आएगा, सबसे ज्यादा बदलाव आएगा, सबसे ज्यादा कम या धीरे हो जाएगी, ठीक है। यहां पर बात करें तो कम की, क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, तो लाइट रे की स्पीड कम हुई होगी। तो जिस केस में लाइट रे की स्पीड सबसे कम हुई है वहां पर सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है बच्चों, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको उल्टा करके लगाना है कि जहां पर बेंडिंग सबसे ज्यादा हुई है वहां पर लाइट की स्पीड में सबसे ज्यादा बदलाव आया होगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां पर हुई है बच्चों, साफ साफ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग यहां पर हो रही है, ठीक है बच्चों। भले ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों में सेम है, लेकिन बेंडिंग तो आपको दिख ही रहा है ना कि सबसे ज्यादा किसमें हुई है, इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है। अच्छा, बेंडिंग देखनी है तो कैसे निकालोगे, आप एक काम करो ना, इस लाइट को सीधा निकाल दो। अब देखो इतने एंगल पर बेंड कर गई, और ये कम एंगल पर बेंड की है, और ये वाला लाइट रे ये तो और भी कम एंगल पर बेंड की है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेंडिंग ज्यादा कहां हुई है, यहां पर ज्यादा बेंडिंग हुई है। अब ज्यादा बेंडिंग यहां पर हुई है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ है, तो लाइट की स्पीड में चेंज बदलाव भी सबसे ज्यादा यहीं पर आया होगा। लाइट तीनों में एयर में आ रही होगी, मान लीजिए 10 की स्पीड से आ रही है, यहाँ भी 10 की स्पीड से और यहाँ भी 10 की स्पीड से, और यहाँ पर बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 10 वाली स्पीड कितने बदल गई, 5 में बदल गई। यहाँ बेंडिंग कम हुई है, 10 वाली कितने बदली होगी, 9 में बदली होगी, और ये वाली 10 वाली 8 में बदली होगी। तो सबसे ज्यादा चेंज कहां पर आया बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज आया। सबसे कम स्पीड इसी में हो गई है उसकी, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है, इसमें, उस नहीं, ओहो मैंने क्या कर दिया, इसको 8 करना था, इसको 9 करना था, ठीक है। सबसे कम चेंज किसमें आया, इसमें,
यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में है, 9 इसमें। तो बच्चों Vx के अंदर, x में ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड उसके अंदर है, फिर y के अंदर और फिर z के अंदर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है c/v। ये आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पर स्पीड सबसे कम। ठीक है, अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बच्चों बेंडिंग सबसे ज्यादा हुई है यहाँ पर। जिसकी बेंडिंग, जिसमें बेंडिंग ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो इसके अंदर स्पीड सबसे कम, तो इसीलिए तो जेड के अंदर स्पीड सबसे कम हो गई है। और एक्स की अगर बात करें तो एक्स के अंदर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। कैसे पता लगा सर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? क्योंकि उसके अंदर लाइट की स्पीड जो है, उसके अंदर लाइट में जो बेंडिंग हुई है वो सबसे कम हुई है, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है, तो Vx की स्पीड सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों पूरे हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैंने स्पीड से जरूर करवाए हैं, बट आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर फास्ट लग रहा है वीडियो तो थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम बच्चों। और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और एग्जाम को बिल्कुल फाड़ के आ जाना है। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।